हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है दिस सेल। और दिस सेल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी। और लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले दो लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने सेल की डिस्कवरीज को देखा और सेल थ्योरी को देखा। काफी डिटेल में हमने वहां पर बात करने की कोशिश की थी। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वहां पर हमने डिस्कस किया। तो आज हम सेल थ्योरी को फर्दर लेके चलेंगे और इसमें देखेंगे कि जनरलाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी से क्या मुराद है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सेल थ्योरी इज ए जनरलाइजेशन। ओके, इट इज हैविंग मैनी एक्सेप्शंस। इसके अंदर कई एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो बेटा आगे चलने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको इन एक्सेप्शंस की आसानी से समझ आ जाए। बस आपने मेरी बात पे गौर करना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। आपको इसकी जरूर समझ आएगी। बस आप मेरी बात पे थोड़ा सा फोकस करें। देखें, तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स पे मुश्तमिल हैं। जब हम लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स को जब हमने देखा था, जब मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है, कि लाइफ की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो वहां पर एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक देखी थी जिसके बगैर लाइफ है ही नहीं है। वो है कि तमाम लिविंग सिस्टम्स जो हैं, वो तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल पे मुश्तमिल हैं। लाइफ बुनियादी तौर पर जो है वो सेल ही है। तो इस बात का तो हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर हैं, वो सेल्स पे मुश्तमिल हैं। कोई भी चीज जो सेल पे मुश्तमिल नहीं है वो लिविंग नहीं है। ये हमने बात कर ली है। लेकिन ये बात ठीक है, ये बात हकीकत है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो सेल पे मुश्तमिल हैं। लेकिन ये अभी तक थ्योरी क्यों है? अभी तक ये थ्योरी क्यों है? ये लॉ क्यों नहीं बना? अगर हमें पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स पे मुश्तमिल हैं, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको पता है। लेकिन इस सेल थ्योरी को अब तक जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। ये अभी तक स्टिल थ्योरी क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर कई एक्सेप्शंस आ जाती हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक्सेप्शन हमारे पास आती है वायरसेस। बेटा वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं, जब ये किसी लिविंग सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और रिप्रोड्यूस करना किसकी खसूसियत है? लिविंग थिंग्स की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब ये जानदारों के अजसाम से, उनकी बॉडी से बाहर होते हैं, तो ये बिल्कुल बेजान होते हैं। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। ना ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना रेस्पायर करते हैं, ना इनमें किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं। टोटली ये नॉन लिविंग होते हैं। मतलब कि वायरसेस को अगर आप किसी जानदार के अजसाम के जिस्म से बाहर रख दें तो ये बेजान हो जाएंगे। ठीक है, और कई सौ सालों तक ये वहां पर ऐसे ही पड़े रहेंगे, बगैर रेस्पायर किए, बगैर कुछ खाए पिए, बगैर सांस लिए। जैसे कि एक सेल करता है, ऐसा इनमें कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही इनको चांस मिलता है, ये वाटर के जरिए से, एयर के जरिए से जब किसी लिविंग थिंग के अंदर दाखिल होते हैं, उसके टिश्यूज के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये फौरी तौर पर लिविंग बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, जानदारों जैसा बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जब ये जानदारों के सामने से बाहर होते हैं तो ये बेजान जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इनका ये डुअल बिहेवियर साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट इसे जो है ये कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। कहते हैं कि इसे हम क्या कहें, ये लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें, ये बहस अभी तक साइंटिस्ट में छिड़ी हुई है। इसको हम लिविंग नहीं कह सकते। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये लिविंग नहीं है क्योंकि ये सेल पे मुश्तमिल नहीं है, और जब तक ये सेल पे भी मुश्तमिल नहीं है और जानदारों के जिस्म से बाहर होगा तो ये बेजान क्रिस्टल्स की तरह उधर पड़ा रहेगा, ना कुछ खाएगा, ना कुछ पिएगा, ना रेस्पायर करेगा, ना इसमें किसी किस्म का कोई प्रोटोप्लाज्म है, ना मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो ये कैसे लिविंग हो सकता है? दूसरी तरफ जैसे ही ये किसी लिविंग सिस्टम के अंदर दाखिल होता है तो ये फौरी तौर पर वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मौजूद होता है, वो है डीएनए। तो इस डीएनए की वजह से कुछ साइंटिस्ट इसे जो है वो लिविंग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहस आ जाती है, हमारे पास एक बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है, बहुत बड़ी कन्फ्लिक्शंस आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सेप्शंस बनाते हैं सेल थ्योरी की। तो इसलिए सेल थ्योरी आज तक सेल थ्योरी है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन। और भी बेटा एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। देखिए, कुछ जानदारों के अंदर, कुछ जानदार जो हैं उनकी बॉडी को आप सेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
इस बात को भी जरा आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि जानदार या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे कि आप देखें बैक्टीरिया के केस में देखें या दूसरे प्रोटोजोआ के केस में देखें कि उन बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये देखें, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, सेल वॉल वगैरह वगैरह, और ये होगा साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस की तरह की स्ट्रक्चर है, इसका डीएनए है, ठीक है। चले, ये हो गया न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स में ये हो गया सेल और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। यानी ये सेल हैं, दोनों ही सेल हैं और इनके पास अपना अपना, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस की तरह की स्ट्रक्चर है। जबकि कुछ जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, उनके कई सेल्स आपस में जुड़ते हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, और ये टिश्यू जो है उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि ये तो हो गई जो नॉर्मल सी बात है। अब कुछ जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनमें उनकी बॉडी जो है वो लंबे लंबे धागों पे मुश्तमिल होती है, जिसे हाइफे कहते हैं। और उन हाइफेस के अंदर, ये देखिए, ये एक हाइफे बनाया मैंने, उन हाइफेस के अंदर कई न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और ये देखें कई न्यूक्लियस हैं, ये एक पूरे का पूरा हाइफे है, और ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये क्या है, उसके न्यूक्लियस है। तो बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट इसको एक सेल कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो कि हाइफे है वो सेल के अंदर तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रही। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्शन आ जाती है। ये एक टिश्यू है, हमें पता है टिश्यू के अंदर हर सेल जो है वो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, हर सेल अलग-अलग है, उसके पास अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इस हाइफे में आप देखें कि सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही लंबे से हाइफे में मौजूद हैं और में किसी किस्म का कोई सेप्टा मौजूद नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसको सेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। म्यूकर और राइजोपस जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं, और ये भी इसकी एक्सेप्शन में आ जाते हैं। मतलब कि सेल थ्योरी में कहते हैं कि सेल को बाकायदा तौर पर डिफरेंशिएट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता। दूसरा, प्रोटोजोआ में जैसे कि पैरामीशियम के अंदर, बेटा पैरामीशियम के अंदर देखिए होना यूं चाहिए सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना यूं चाहिए कि एक सेल के अंदर सेल को पूरे के पूरे यूनिट की तरह बिहेव करना चाहिए, उसके अंदर कोई फर्दर सब सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए। जबकि पैरामीशियम को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कई तरह की सब सेलुलर डिफरेंशिएशन नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पैरामीशियम के अंदर देखें तो उसके, बेटा चले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पैरामीशियम है, यहाँ पर मुझसे सही नहीं बनेगा लेकिन आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये पैरामीशियम है, ये हो गया पैरामीशियम। अब बेटा देखिए पैरामीशियम में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी गुलेट, उसे हम गुलेट कहते हैं, ठीक है। ये गुलेट फेरिंग्स की तरह बिहेव करती है, ये फूड को इनगल्फ करने का काम करती है। तो ये गुलेट जैसे स्ट्रक्चर जो है इसकी सब सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं, जबकि एक सेल को ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इसकी मूवमेंट के लिए अलहदा से स्ट्रक्चर हैं, इसके खाना इनगल्फ करने के लिए अलहदा से स्ट्रक्चर हैं। तो इस तरह प्रोटोजोआ के अंदर जो है पैरामीशियम में जो है सब सेलुलर डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये भी एक हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है। नाउ अनदर एक्सेप्शन इज प्रोकैरियोट। बेटा सेल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, हमने लेक्चर नंबर 2 में सेल प्रिंसिपल को देखा था। हमने देखा था कि सेल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एक सेल जो है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल शुड हैव प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो सेल प्रिंसिपल के मुताबिक सेल्स शुड हैव प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे सेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म तो है लेकिन उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो सेल प्रिंसिपल क्या कहता है कि न्यूक्लियस होना चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया में वो ट्रू न्यूक्लियस चूंकि नहीं है, इसलिए सेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है उसके अंदर फिट नहीं हो रही। सेल प्रिंसिपल में ये जो बात है ये फिट नहीं होती, तो यहाँ प्रोकैरियोट्स भी जो है वो क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आती है मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स की और प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब सेल्स की। ये हैं तो सेल्स लिविंग हैं लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अगेन वही बात आ जाती है कि सेल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए साइटोप्लाज्म तो है रेड ब्लड सेल्स में, सीव ट्यूब में, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं।
अब हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं शो इवन दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट फाउंड इन देयर सेल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आ जाती है और थोड़ी सी समझने वाली है। देखिए बात यह है कि जो अगर आप एक इंडिविजुअल को और एक सेल को कंपेयर करें, दोनों के फंक्शन को कंपेयर करें तो आपको बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल की इंसान की बात करें, पूरे पूरे इंसान की बात करें, इंसान रिप्रोड्यूस करता है, सेल भी रिप्रोड्यूस करता है, सेल की डेथ होती है, इंसान की भी डेथ होती है। ठीक है, इंसान रेस्पायर करता है, सेल भी रेस्पायर करता है, जो है इंसान जो है एक्सक्रीशन करता है, सेल भी एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, इसी तरह सेल अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहता है, इंसान भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहता है, सेल ऑस्मो रेगुलेशन शो करता है, इंसान भी ऑस्मो रेगुलेशन शो करता है। तो देखिए एक ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, जो उसका सेल है वही वो इंडिविजुअल है। लेकिन बाज औक़ात क्या होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल कर सकता है लेकिन सेल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इंसान जो है वो बोल सकता है, सेल नहीं बोल सकते। यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर ये एक्सेप्शन बन जाती है चीज। यानी जो कुछ भी आप देखें, सेल की डेथ होती है, हमारी भी डेथ होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी, हम भी करते हैं, हर चीज सिमिलर है। लेकिन कुछ चीजों में आके इख्तलाफ आ जाता है कि यानी हम बोल सकते हैं, सेल नहीं कर सकते ऐसा। तो यहां पर ये भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है। अब सबसे बड़ी एक्सेप्शन देखिए, बहुत स्पेशल वे से मैंने लिखा इसको ताकि आपको ये पता चल जाए कि जितनी भी एक्सेप्शंस हमने स्टडी की हैं उनमें से सबसे बड़ी जो एक्सेप्शन है वो सेल थ्योरी की, वो क्या है, वायरसेस हैं। वायरसेस आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसीलिए आज जो है वो सेल थ्योरी स्टिल सेल थ्योरी है, वो लॉ में तब्दील नहीं किया गया उसको। नाउ अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो तमाम सेल्स के अंदर कॉमन है। इन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो सेल्स के अंदर कॉमन मिलते हैं। सबसे पहले बेटा देखें, तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कॉमन फीचर है। डीएनए होता है उनके अंदर। फिर इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। जितने भी आप सेल देखें, चाहे बैक्टीरिया को देखें, चाहे किसी भी सेल को देखें, उनके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। फिर इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। वही बात आ गई ना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस है उसके अंदर और साइटोप्लाज्म है, दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। यानी उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीजें हैं, ये है प्रोटोप्लाज्म। इनका इनके अंदर सेम जेनेटिक कोड है और सेम मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का। सेम जेनेटिक कोड एंड सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, हैविंग सेम जेनेटिक कोड। हैविंग सेम जेनेटिक कोड मतलब देखें, हमारे बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अब वो इंसुलिन बन रही है हमारे अंदर, डेफिनेटली वो इंसुलिन आपको पता है प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और उस इंसुलिन की फॉर्मेशन, उसकी उसकी फॉर्मेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं वो बुनियादी तौर पर डीएनए से आ रही हैं। जो कुछ भी डीएनए कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सेल। ठीक है, ये होगा उसका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हो गया उसका डीएनए। ठीक है, और डीएनए के ऊपर ये है जी इंस्ट्रक्शंस। गौर से देखें जरा इसको, ये हो गई इसकी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंसुलिन की फॉर्मेशन करेंगी। इन इंस्ट्रक्शन को एमआरएनए के थ्रू जो है वो भेजा जाता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, और यहाँ फिर जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है, सॉरी, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है जो कि डीएनए से आई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। ये जेनेटिक कोड्स हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कोड्स क्या है, ये जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन आई, ये जेनेटिक कोड है। इन जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंसुलिन की फॉर्मेशन होगी। अब बेटा यही जेनेटिक कोड जो है अगर बैक्टीरिया को प्रोवाइड किए जाएं तो बैक्टीरिया सेम ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए ये जो जेनेटिक कोड हैं वो सेम होने चाहिए सबके अंदर। ठीक है, सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सबका डीएनए के रेप्लिकेशन यानी डिवाइड करने का, डीएनए को डबल करने का मेथड सबके अंदर सेम है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म सेम है। और हैविंग जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, सबके अंदर जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी मौजूद है। तो ये जो मैंने फीचर्स जो हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर्स तमाम सेल्स के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी, इससे क्या मुराद है बेटा? सेलुलर टोटिपोटेंसी से मुराद है कि एक सेल के
अंदर एबिलिटी डिवाइड होने की जो है उसको सेलुलर डिवाइड और डिफरेंशिएट होने की जो एबिलिटी है उसको हम जो है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, एक सेल जो है जब डिवाइड होकर डिफरेंशिएट हो जाता है उसको हम जो है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ फॉर्म द होल ऑर्गेनिजम्स। एक सेल की एबिलिटी जिसे वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी। सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, जर्म सेल्स की बात नहीं कर रहे। सोमैटिक सेल जो 2n होते हैं, अब उन सोमैटिक सेल्स की ये सलाहियत कि वो डिवाइड होके एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, इसको उसकी टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब टोटिपोटेंसी कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसको इजीली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अब बेटा थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें, अब पौधों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। अब प्लांट के जो सेल्स टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके जो टिश्यूज हैं उनको अगर आप लेंगे एक टिश्यू से, प्लांट की एक सेल से, ठीक है, एक सेल से आप या उसका थोड़ा सा टिश्यू का एक पीस लेंगे, तो उस टिश्यू को अगर आप थोड़ा सा कल्चर करवाएंगे, उसको ऐसे मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो उस एक सेल से, उस टिश्यू के थोड़े छोटे से पीस से आप कई हजार पौधे जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो कई हजार पौधे आपने पैदा किए हैं एक सेल से या टिश्यू के छोटे से टुकड़े से आपने पैदा किए हैं। इसी को हम जो है वो टोटिपोटेंसी कहते हैं। पौधों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके सेल जो हैं, उनके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने आप को डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके एक नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप देखें कुछ जो है वो जो होते हैं, क्या नाम लेते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनके पास ये लैदा से सेटअप्स होते हैं टिश्यू कल्चरिंग के। तो टिश्यू कल्चर क्या है कि टिश्यू कल्चर से मुराद है कि पौधे के स्पेसिफिक टिश्यूज को लें, उसको कल्चर करवाएं और वो उसी से आपने कई हजार पौधे जो है वो पैदा कर लिए हैं। तो ये एबिलिटी है सेल की। एक सेल की एबिलिटी थी कि उसने अपने आप को डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया और उससे अपने कई हजार पौधे जो हैं वो बना लिए। लेकिन ऐसा इंसान में क्यों नहीं होता, एनिमल्स में क्यों नहीं होता? एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप मेरे स्किन सेल को लें और स्किन सेल को कल्चर करवाने की कोशिश करें, ये मेरा स्किन सेल है, ठीक है बेटा, देखिए ये स्किन सेल है, इसको आप कल्चर करवाने की कोशिश करें तो कुछ नहीं बनेगा, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। जबकि पौधों में आप एक टिश्यू को लें, उसका कोई स्पेशल टिश्यू लें, उसको कल्चर करवाएं तो वो कई पौधे बनाएगा। ठीक है, इसकी टोटिपोटेंसी कहते हैं। लेकिन ये अगर मैंने करवाना हो तो मैं इसे कैसे करवाऊंगा? ठीक है, इंसान के केस में ऐसे हो सकता है कि मेरे स्किन सेल का जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, स्किन सेल सोमैटिक सेल है ना, तो मैं यहाँ से एक एग लिया, ठीक है, एक जर्म सेल है एग, एग के न्यूक्लियस को मैंने रिमूव किया, ठीक है, एग के न्यूक्लियस को मैंने क्या किया, रिमूव किया। देखिए ये एग का न्यूक्लियस हो गया रिमूव, ये सिर्फ और सिर्फ इसका साइटोप्लाज्म है। अब मैंने अपने सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस को निकाला है, ठीक है, और न्यूक्लियस को निकाल के सोमैटिक सेल को इसके एग सेल सोमैटिक सेल से जो न्यूक्लियस निकाला है वो इस एग सेल में डाल दूंगा। अब ये वाला सेल है, ये जो बना है, ये एग सेल विद सोमैटिक न्यूक्लियस, अब ये पूरे के पूरे एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट नहीं मैंने पैदा किया मैंने, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट आप कहें कि मैं सोमैटिक सेल से एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल पैदा कर सकूं, एनिमल के केस में तो ऐसा नहीं होगा। क्लोनिंग के थ्रू हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकता। प्लांट्स में क्या होता है, डायरेक्ट होता है। आप उसका एक स्पेसिफिक टिश्यू लें, उसको कल्चर करवाएं, तो उस टिश्यू से आप कई हजार पौधे पैदा कर सकते हैं। लेकिन इंसान के या एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। हमें अगर ऐसा करना है तो हमें क्लोनिंग करवानी होगी। उसकी क्लोनिंग क्या है, एग सेल लिया, उसका न्यूक्लियस निकाला, वहां से दूसरी तरफ सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाला, उसको एग सेल के अंदर डाला और फिर जाके इससे जो है पूरे का पूरा जो है वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो इंडिविजुअल बनेगा, जिसका सोमैटिक सेल लिया गया है, उस इंडिविजुअल की एज उतनी ही होगी जहां से हमने न्यूक्लियस लिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेल था, जिस आदमी से ये सेल लिया, उस आदमी की एज 40 ईयर्स थी, उसकी एज क्या है, 40 ईयर्स है। तो बेटा जो इंडिविजुअल बनेगा ये होगा तो अभी बेबी, ठीक है ना, ये बेबी इंडिविजुअल होगा, कुछ ही मिनटों का होगा, लेकिन इसके जेनेटिक मटीरियल की एज जो है वो 40 ईयर होगी। ठीक है, मतलब ये 40 ईयर्स ओल्ड होगा। तो ये जो है इसकी एज बहुत कम होगी।
ठीक है, ये बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकता और इसको बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा है। तो ये इस एनिमल का, इस इंसान का क्लोन पैदा किया हमने इस तरह। डायरेक्ट हम स्किन सेल से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पैदा नहीं कर सकते, जबकि पौधों में ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि टोटिपोटेंसी कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में की जा सकती है डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन एनिमल सेल में इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। इसको हम क्लोनिंग के थ्रू जो है पैदा कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, अब ये सबसे पहले किसने स्टेट किया था? जर्मन बोटेनिस्ट हबर्टलैंड ने। ठीक है, 1902 में हबर्टलैंड जो है, हबरलैंडेड जो है, हबरलैंडेड, क्या नाम है साइंटिस्ट का आप देख लीजिएगा, हबरलैंडेड। तो 1902 में इन्होंने सबसे पहले ये स्टेट किया, ये टोटिपोटेंसी जैसे फिनोमेना को। बाद में एक्सपेरिमेंटली जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट किसने किया? स्टेवर्ट ने। अब ये देखें, ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे एमसीक्यू में कि टोटिपोटेंसी को सबसे पहले किसने स्टेट किया? हबर्टलैंड ने 1902 में। और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? स्टेवर्ट ने। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और पूछी जा सकती हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अब यूजेस ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, ये कहां पर इसका हम यूज करते हैं बेटा? इन टिश्यू कल्चर, इट इज द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस। टिश्यू कल्चर में ये इस प्रोसेस की क्या है? बुनियाद है। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन अभी मैंने बात की है कि आप प्लांट टिश्यू को लें, ठीक है, प्लांट टिश्यू को लें, उस प्लांट टिश्यू को आप कल्चर करवाएं और उस छोटे से पीस से, उस एक सेल से आपने कई हजार पौधे पैदा कर लिए। एक छोटी सी जगह में आपने कई हजार पौधे पैदा कर लिए, इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन? माइक्रो प्रोपोगेशन से मुराद है कि एक सेल को कल्चर करवा के आपने कई हजार पौधे पैदा कर लिए हैं, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, पौधों के केस में। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे आप देखें कि प्लांट्स की कुछ ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, ये हो गई इसकी रूट्स, ठीक है, और ये है इसकी शूट्स, ठीक है, ये इसकी शूट्स हैं। और देखें प्लांट्स की जो शूट्स की जो टिप्स होती हैं, ये वाली टिप्स, ठीक है, ये वाली, ये सॉरी इतनी सी बनानी थी, ये टिप, रूट और शूट्स की जो टिप्स हैं, यहाँ पर कुछ अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनको मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। दीज आर नोन एज मेरिस्टेम टिश्यूज। ये आमतौर पर वायरस फ्री टिश्यूज होते हैं। क्यों वायरस फ्री टिश्यू होते हैं? देखिए, अगर ये प्लांट फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इसको वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, इस प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, बात को गौर से जरा सुनना है, इस पूरी प्लांट बॉडी में वायरस जो है वो फैल चुका है, लेकिन इन रीजन्स में, ये जो टिप हैं, इन रीजन्स में वायरस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जिस रेट से वायरस अपना इन्फेक्शन फैला रहा है, उससे कई गुना रेट जो है इनके अंदर डिवीजन का है। जब तक वायरस ने यहाँ टिप तक पहुंचना है, ये डिवाइड होकर ये आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसका ये जो टिप है ये हमेशा वायरस फ्री रहेगी, यानी कि वायरस यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका इन्फेक्शन इससे पहले कि यहाँ तक आए, ये इतनी तेजी से डिवाइड होगी कि ये फौरी तौर पर अगला रीजन पैदा कर देगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप एक पीस लेते हैं, जब भी आप यहां से पीस लेंगे, यहां पर कोई सा भी आप टुकड़ा लेंगे, कोई भी सेल लेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है, और उस टुकड़े को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा वायरस फ्री होगा। तो यहां से फॉर एग्जांपल जो हमने टिश्यू निकाले हैं, ये क्या है? वायरस फ्री हैं। ठीक है, बेशक ये इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, इसके ऊपर वायरल अटैक था, लेकिन यहां से इसकी टिप से जो टिश्यू लिए हैं वो क्या है? वायरस फ्री हैं। तो इन वायरस फ्री टिश्यू को जब हम कल्चर करवाएंगे, ठीक है, इनका कल्चर करवाएंगे, तो इससे जितने भी कई हजार पौधे पैदा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वायरस फ्री प्लांट होंगे। तो ये भी इसका बहुत जो है ज्यादा फायदा है हमें। आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, ये जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर देखेंगे तब यहाँ पर हम आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन से मुराद है कि कुछ सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, एक कैल्शियम से बना हुआ एक मटेरियल होता है, ठीक है, वो देखिए वो सोमैटिक सेल जो होता है ना, सोमैटिक सेल, ये फॉर एग्जाम्पल ये सोमैटिक सेल था, ठीक है, ये सोमैटिक सेल था। अब होता यूं है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है कि सोमैटिक सेल के इर्द गिर्द कैल्शियम से बने हुए एक मटेरियल को क्या कर देते हैं? लगा देते हैं हम इसके इर्द गिर्द, और ये एक आर्टिफिशियल सीड बन जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड सीड बन जाता है ये। अब
क्लोनिंग मैंने आपको बताया है। क्लोनिंग से क्या मुराद है कि एक सोमैटिक सेल को लें, एनिमल से कोई सोमैटिक सेल लें, उसका न्यूक्लियस निकालें, उसको किसी एग सेल के अंदर डाल दें। एग सेल का न्यूक्लियस पहले रिमूव कर लेना है, एग सेल के न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, फिर उस एग सेल के अंदर आपने वो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डालना है, और उसके रिजल्ट में जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो क्या होगा, क्लोन होगा। उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन। कल्टीवेशन ऑफ रेयर प्लांट बाय टिश्यू कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ रेयर प्लांट बाय टिश्यू कल्चर, यानी ऐसे पौधे जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत रेयर हैं, उनमें रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत बहुत कम है, इस तरह कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनकी स्पीशीज और ना कम हो जाए, तो ऐसे पौधों को हम जो है वो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है उनकी तादाद बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास एज है किसका, सेलुलर टोटिपोटेंसी का। तो देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर, ठीक है। जो है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। और एक और बात के, आपको मैं जल्द ही कुछ लिंक सेंड करूंगा जहां से आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ ऐसे रेफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है। तो आप उन रेफरेंसेस को देखिएगा, वहां से भी स्टडी करने की कोशिश करें, ताकि आपकी और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।